वालेकुम। अच्छा जी, होपफुली आप लोग खैर वाफियत से होंगे। अभी प्लीज आपके साथ हम यहाँ पर कह लीजिए कि जो चैप्टर हमारा नेक्स्ट है, चैप्टर नंबर 9, उसकी डिस्कशन को जो है वो लेकर चलते हैं। ओके, तो बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 9 है। तो चैप्टर 9 का जो टाइटल है वो है हमारे पास प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। थोड़ी सी एक चीज को यहाँ पर क्लियरिटी जो थोड़ी क्लियर करता चलूँ वो ये है कि ये टॉपिक चूंकि इसकी हम पहले डिस्कशन करते आए हैं, इससे जो आपका प्रीवियस सेमेस्टर था वहां पर भी कि जो डेप्रिसिएशन के बेसिकली हमारे पास जो कह लीजिए इश्यूज आते थे, तो किसी हद तक आपके साथ डिस्कशन है, लेकिन यहाँ पर हम उसको डिटेल में लेकर चलेंगे। तो वहां हमने इस पे कह लीजिए कि सिर्फ जो क्वेश्चंस की हद तक डेप्रिसिएशन के इश्यूज थे उनको देखा था, बट यहाँ जो है वो हम इसे डिटेल में लेंथ डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जी, टैक्सेशन के इश्यूज में भी इसका बहुत रोल है, और इसी तरह कह लीजिए कि आगे आपके जो फाइनेंस के कोर्स आने वाले हैं वहां भी ये टॉपिक कह लीजिए कि डिस्कस होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली इस टॉपिक को जैसे दूसरे टॉपिक्स को आप बहुत ही कह केयरफुली सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वैसे इसे भी ट्राई कीजिएगा। तो नाम से तो ये शो हो रहा है यहाँ पर जैसे कि ये प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट जो क्या चैप्टर में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसमें इसके अलावा कुछ केसेस और भी जो होते हैं जो कि अभी हम डिस्कस करते हैं, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे होते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स में, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलेंगे इसको जरा हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप रिकॉल करें तो हमने जब ये कोर्स स्टार्ट किया था तो तब आपके साथ ये एक बात डिस्कस हुई थी कि जो एसेट्स होते हैं इनिशियली जब वो बाय होते हैं तो वो बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं एज एन एसेट, है ना, लेफ्ट साइड पे। और जब वो एसेट रिकॉर्ड हुए तो हमने अगली बात ये भी की थी कि एसेट्स की फर्दर टू टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास थे करंट एसेट्स और दूसरे हमारे पास थे लॉन्ग टर्म एसेट। अब करंट एसेट्स कौन से हमने कहे थे? वो एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल या 1 साल से कम हो। और लॉन्ग टर्म एसेट हमने कहा था कि कौन से होते हैं? जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। और उस वक्त आपके साथ ये बात भी डिस्कस हुई थी कि एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो 12 मंथ के पीरियड पे नहीं है। मतलब ये तो बुक्स में लिखा नजर आता है कि हर वो अकाउंट जिसकी लाइफ 1 साल या 1 साल से कम हो उसे हम कह देते हैं कि वो करंट है, और अगर 1 साल से ज्यादा है तो हम कह लेते हैं कि वो लॉन्ग टर्म है। जबकि हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि एक्चुअल केस ऐसा नहीं है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड्स में डिफाइन होता हुआ देखते हैं तो वहां पे आपको ये मिलता है कि वो अकाउंट जिसकी लाइफ 1 साल या अकाउंटिंग पीरियड, दो चीजों को कंपेयर करना है, अकाउंटिंग पीरियड और 12 मंथ पीरियड, विच एवर इज हायर, उसको आप यूज करेंगे ये बेस बनाने के लिए कि कोई अकाउंट करंट है या लॉन्ग टर्म है। अब ज्यादातर केसेस में अगर हम देखते हैं तो ऑपरेटिंग पीरियड 12 मंथ के पीरियड से लोअर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मटेरियल को परचेज करना, उसे मैन्युफैक्चर करना, उसको सेल करना और फिर कैश को कलेक्ट करना, तो ये जो पीरियड होता है ये ज्यादातर केसेस में 1 साल के अरसे से कम होता है। तो चूंकि डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है वहां पर कि ऑपरेटिंग पीरियड और 12 मंथ पीरियड विच एवर इज हायर, तो इसलिए ऑथर्स ज्यादातर जो बुक्स में यूज कर रहे हैं टाइटल वो यही यूज करते हैं कि एनी अकाउंट हैविंग अ लाइफ ऑफ अ ईयर और लेस देन अ ईयर, वो क्लासिफाई हो जाता है किस कैटेगरी में? करंट एसेट्स में या करंट अकाउंट्स में। और जिसकी लाइफ 1 साल से फिर ज्यादा हो जाती है उसे हम क्या कह देते हैं? जिसके अलावा है वो 1 साल से ज्यादा वाले होंगे, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? उन्हें हम कहते हैं कि वो है लॉन्ग टर्म। तो ये पहली बात तो मैंने यहाँ पे ये क्लियर करना चाहिए कि जो करंट और लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उनको जब डिफाइन किया जाता है तो उसमें जो बेस बनती है वो क्या है? पहली बात ये। दूसरी ये कि अगर हम करंट एसेट्स के एक्वायर करने से लेकर उनके यूजेज तक यानी कि उनकी लाइफ तक के पैटर्न को देखते
तो हम कहते थे कि जिस पीरियड में वो परचेज हो रहे हैं उसी पीरियड में वो एक्सपेंस हो रहे हैं। अच्छा, इसे मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि ये मैंने जो बात की है जिस पीरियड में परचेज हो रहे हैं उसी में एक्सपेंस हो रहे हैं, ये कैसे बात है। देखिए जी, आप सपोज कर लीजिए कि एसेट में करंट में प्रीपेड रेंट की एग्जांपल ले लें। तो केस लेते हैं जी कि आपने 12 मंथ का रेंट एडवांस पे कर दिया। आपको पता है कि जो एडवांस पेमेंट्स होती थी उन्हें आप प्रीपेड के नाम से जानते थे। तो ये प्रीपेड रेंट आपका एसेट लिखा जाता। चूंकि 12 मंथ का रेंट पे किया है, डेफिनेशन के मुताबिक 12 मंथ के पीरियड को हम करंट में लिखते। तो ये करंट एसेट में प्रीपेड रेंट के नाम से आपका एसेट रिपोर्ट हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात देखिए जरा कि यही प्रीपेड रेंट आपका जैसे जैसे यूज होता जाता था वैसे वैसे एक्सपेंस बनता जाता था। उसकी रीजन थी मैचिंग प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता था कि जिस पीरियड के आप रेवेन्यू पिक करते हैं उसी पीरियड के एक्सपेंसेस भी पिक करो, मैच करो, ताकि आप इनकम या लॉस की अमाउंट डिटरमिन कर सकें। सपोज इसी में 12 मंथ का रेंट पे किया है $12,000, और अगेन अज्यूम कर लें कि एक मंथ का रेंट बनता है $1,000, और अभी आपके पास जनवरी का मंथ एंड हुआ है और आप प्रिपेयर करना चाहते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आपको आइडिया है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ये दो अकाउंट्स होते हैं। तो मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप इस जनवरी के मंथ की इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो रेवेन्यू भी जनवरी के पिक कर लें और एक्सपेंसेस भी जनवरी के पिक कर लें। फिर इनको कंपेयर करें, जनवरी के रेवेन्यू और जनवरी के एक्सपेंसेस को। क्यों? ताकि पता चल सके बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या रही है, बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस में रहा। तो सिंपली अगर आप इनकम या लॉस चेक करना चाहते हैं बिजनेस का, तो मैचिंग प्रिंसिपल कहता जिस पीरियड का वहां रेवेन्यू है उसी पीरियड का आपको वहां पर एक्सपेंस लिख देना चाहिए। अच्छा, तो बात मैं कर रहा था प्रीपेड रेंट की। अब अगर जनवरी की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो जनवरी का रेवेन्यू लिखा होगा इनकम स्टेटमेंट में। तो इट मींस जनवरी का प्रीपेड रेंट से जो पोर्शन एक्सपायर हो चुका है रेंट का उसे एक्सपेंस लिख देना चाहिए। तो अगर इसको भी समझना चाहें कि क्यों लिख देना चाहिए, एक बात तो मैचिंग प्रिंसिपल की आ गई। दूसरी, अगर आप रिकॉल करें, हमने एक्सपेंस को जब डिफाइन किया था तो उसमें एक बात ये भी डिस्कस की थी कि हर वो अकाउंट, हर वो आउटफ्लो ऑफ मनी कि जिसका यूजेज का ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू जनरेट करना हो वो हमारा एक्सपेंस होता है। तो अब इस रेंट का यूज होना बिजनेस के ऑपरेशंस को सपोर्ट करना था, बिजनेस के लिए सेल्स जनरेट करना था, बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करना था। तो चूंकि इस रेंट का यूज होना, एक्सपायर होना, रेवेन्यू जनरेट करना या सेल जनरेट करना था, तो जितना पोर्शन इसका यूज हो गया जो कि एक मंथ का $1,000 बनता है, उतनी अमाउंट को हम कह सकते हैं रेंट एक्सपेंस। अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर ये रेंट एक्सपेंस जनवरी का है तो इसे जनवरी की इनकम स्टेटमेंट में लिख देना चाहिए। किस हेडिंग में? एक्सपेंसेस की हेडिंग में, रेंट एक्सपेंस। कितनी अमाउंट थी? 1000। अब इट मींस मैचिंग प्रिंसिपल ने कहा कि इसको लिख दो, और एक्सपेंसेस की डेफिनेशन ने कहा कि ये एक्सपेंस है। तो पॉइंट सिंपल क्या है कि करंट एसेट्स में हमने जो प्रीपेड रेंट की एग्जांपल को डिस्कस करना शुरू किया, ये चूंकि पुराने वाली चीज थी इसलिए मैंने वहीं से पिक किया। तो पहले हम डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ये चीजें कि क्या चीज देखी वहां पर। जैसे एसेट बाय होता और फिर जैसे जैसे यूज होता जाता वैसे वैसे वो क्या बनता जाता? एक्सपेंस बनता जाता, प्रोवाइडेड के उस एसेट के यूजेज का ऑब्जेक्टिव, उस एसेट के एक्सपायर होने का ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू जनरेट करना था, सेल्स को सपोर्ट करना था। और दूसरी बात, हमने बैचिंग की बात की कि फिर लिखा किस पीरियड में जाए। वो जनवरी वाला फरवरी में लिख सकते हैं? नहीं। इस साल का दूसरे ईयर में लिख सकते हैं? नहीं।
तो इट मींस जिस पीरियड का था उसी पीरियड में लिखा जाना चाहिए। तो ये तो काम पहले करते आए हैं हम। अच्छा, इसी तरह एग्जांपल आप देख लें इन्वेंट्री की। अभी इससे प्रीवियस चैप्टर नंबर 8 जो हम डिस्कस कर रहे थे, वहां आपने देखा कि इन्वेंट्री इनिशियली जब परचेज होती थी तो वो कहाँ लिखी जाती थी? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री एसेट आपका लिख दिया जाती, और फिर ये इन्वेंट्री जैसे जैसे सेल होती जाती, ऑपरेशंस को सपोर्ट करती जाती, वैसे वैसे एक्सपेंस होती जाती थी। और किस नाम से लिखी जाती थी? सीजीएस के नाम से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से। अब यहाँ करंट एसेट्स में हमें इतना इशू फेस नहीं करना पड़ा। ये जो हमारे पास करंट एसेट्स हैं, ये जिस पीरियड में परचेज हो रहे हैं, यानी कि इन्वेंट्री है, पूरे साल में जितनी परचेज हुई है उसी पीरियड में अगर हम कहें सारी की सारी, अज्यूम कर लें सारी की सारी सेल होगी। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द इन्वेंट्री सेल हो जाती है, वो एक्सपेंस हो जाती है। और इसी तरह कह लीजिए कि रेंट है, वो अगर 2012 का है तो 2012 में एक्सपेंस हो जाएगा, यूज हो जाएगा। अच्छा, वहां इतना प्रॉब्लम नहीं आया कि जिस पीरियड में कोई अकाउंट आपका एसेट बन रहा है उसी पीरियड में वही अकाउंट आपका एक्सपेंस बन जाता, तो इतना बड़ा इशू नहीं था। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम आता जब कोई एसेट परचेज होता इस पीरियड में, करंट पीरियड में, सपोज करंट पीरियड है 2000, आप लगा लें चले 20, तो 2020 में आपने एक एक लॉन्ग टर्म एसेट परचेज किया। अब ये लॉन्ग टर्म एसेट आपको पता है जिसकी लाइफ क्या है, 1 साल से ज्यादा है। अब ये परचेज हुआ 1 साल से, सॉरी 2020 में परचेज हुआ 2020 में, लेकिन ये यूज हो रहा है लॉन्ग टर्म पीरियड तक। अज्यूम कर ले लाइफ है 5 ईयर। तो मैंने अगर 2020 में परचेज किया तो 20 में भी यूज होगा, 21 में भी यूज होगा, 22 में भी यूज होगा, 3 में भी यूज होगा, और 4 में भी यूज होगा। तो ये एसेट 20 से लेकर 24 तक जो 5 इयर्स बनते हैं इनमें यूज होगा। अब देखिए, अब अगर मैचिंग प्रिंसिपल को देखा जाए तो वो क्या कहता है कि जिस पीरियड का एक्सपेंस है उसी पीरियड में लिखा जाना चाहिए। अब अगर एसेट यूज हुआ है 2020 में, 2020 में, तो फिर वो एक्सपेंस है 2020 का, फिर उसको किस ईयर की इनकम स्टेटमेंट में लिखा जाना चाहिए? 2020 की। मतलब जितना यूज हुआ 2020 में उतना ही 2020 में एक्सपेंस लिख देना चाहिए। अगर ये एसेट 21 में भी यूज हो रहा है तो 21 में भी इसको एक्सपेंस होना चाहिए, 22 में यूज हो रहा है तो 22 में भी एक्सपेंस होना चाहिए। पॉइंट कैचिंग यहाँ पे क्या है? वो ये है कि करंट एसेट का जो बेनिफिट है वो 1 साल तक था, तो 1 साल तक एक्सपेंस हुए। जबकि जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं इनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा अरसे तक कवर तक होता है, तो इसलिए इन्हें एक्सपेंस भी 1 साल से ज्यादा अरसे तक करना चाहिए। करंट में उसी ईयर में एक्सपेंस हो जाता, और लॉन्ग टर्म में क्या है, चूंकि ये फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर पीरियड तक इसके बेनिफिट मिलते रहते हैं। अगर 5 साल है तो 5 साल तक बेनिफिट मिलेंगे। ये बेनिफिट का क्या मतलब है? बेनिफिट का मतलब है कि ये सेल्स को सपोर्ट करेगा, इसका मतलब है ये रेवेन्यू को जनरेट करेगा। बेनिफिट आपको सेल या रेवेन्यू की फॉर्म में नजर आ सकते हैं। इट मींस अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स, जो कि यहाँ पे हेडिंग आपके सामने शो होती है कैपिटल एसेट के नाम से, तो लॉन्ग टर्म एसेट्स की लाइफ के लिहाज से देखा जाए तो इनकी लाइफ क्योंकि 1 साल से ज्यादा है, तो अगर 1 साल से ज्यादा है तो जो फ्यूचर बेनिफिट्स हैं वो भी देखा जाए 1 साल से ज्यादा के पीरियड तक है। तो अगर इट मींस ये यूज होना है, इसने बेनिफिट प्रोवाइड करने हैं, सेल जनरेट करनी है, रेवेन्यू जनरेट करना है नेक्स्ट 5 ईयर तक, तो फिर क्या ये लॉजिक बनती है कि नहीं बनती? इससे एक्सपेंस भी नेक्स्ट 5 ईयर तक होना चाहिए। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि अगर वो बेनिफिट देता है आपको नेक्स्ट 5 इयर्स तक, नेक्स्ट 5 ईयर तक, ये कर्सर पे देख सकते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट 5 ईयर तक अगर ये आपको बेनिफिट
प्रोवाइड करता है। तो फिर मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि फिर नेक्स्ट 5 ईयर तक एक्सपेंस करो, जितना यूज हो रहा है उतना क्या करते जाओ, एक्सपेंस करते जाओ। तो ताकि मैचिंग प्रिंसिपल की वायलेशन ना हो सके, इसलिए हमें फिर एक्सपेंस करना पड़ता है। तो अब यहां तक हमने सिर्फ जो बात समझी है, मैं उसको जरा सम अप करूं। वो ये समझी है कि करंट एसेट्स जिस पीरियड में एक्वायर होते थे उसी पीरियड में एक्सपेंस हो जाते थे। क्यों करते थे? मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से। और यहाँ पर देखा जाए डेप्रिसिएशन, सॉरी ये लॉन्ग टर्म एसेट, तो ये भी वही कॉन्सेप्ट है कि ये भी जिस पीरियड में यूज हो रहा है उसी पीरियड में लॉन्ग टर्म एसेट को क्या हो जाना चाहिए, एक्सपेंस हो जाना चाहिए। बस यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये एक्सपेंस 1 साल से ज्यादा अरसे तक होता रहता है, और करंट एसेट जो है वो उसी ईयर में जिसमें परचेज होते थे या एसेट के नाम से लिखे जाते थे उसी पीरियड में वो एक्सपेंस हो जाते थे, ठीक है, करंट पीरियड में। तो अब इन केसेस को जब हमने फ्यूचर बेनिफिट्स की बात की है, या फ्यूचर कह लीजिए कि ये हमारे जो पीरियड तक बेनिफिट्स आएंगे, इनमें उन बेनिफिट्स को एक्सपेंस कर देना, ये हमारे कैपिटल एसेट्स की कंसिडरेशन में आएगा। अच्छा, यहाँ पे टाइटल यूज हो रहा है कैपिटल एसेट। हम कैपिटल एसेट को लॉन्ग टर्म एसेट भी कहते हैं, ठीक है, कैपिटल लॉन्ग टर्म को डिनोट करता है, तो ये लॉन्ग टर्म एसेट्स। अच्छा, अगली बात ये कि जैसा कि चैप्टर की हेडिंग की हमने शुरू में बात की थी, वहां पर उसने वर्ड यूज किया हुआ था प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट। तो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म एसेट में हमारे पास कैटेगरीज में सिर्फ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स नहीं होते, रादर इनटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं। अगर आप रिकॉल करें तो हमने ये बात की थी कि जो आपके लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं, बेसिकली बैलेंस शीट में दो एसेट थे ना, तो ब्रॉडली उसको डिवाइड करते हैं, एक करंट एसेट और दूसरे लॉन्ग टर्म एसेट। और लॉन्ग टर्म एसेट की फर्दर कैटेगरीज देखते हैं तो वो टेंजिबल, इनटेंजिबल और नेचुरल रिसोर्सेज थे। टेंजिबल जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस थी, लाइक प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी। इंटेंजिबल जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं थी, लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल वगैरह। और नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी कह लीजिए कि लाइफ लॉन्ग टर्म है, और लाइक हमारे पास ऑयल रिसोर्सेज थे, ऑयल माइंस हैं, कोल माइन है, टिम्बर है, इस तरह की एग्जांपल हमारे पास थी। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ ये दोनों टॉपिक टेंजिबल और इनटेंजिबल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में टाइटल ये था इसलिए मैंने यहाँ पे यही पुट किया हुआ है। हम इसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म एसेट के कैपिटल एसेट्स में प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कि टेंजिबल है, नेचुरल रिसोर्सेज और इनटेंजिबल, इन तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कह लीजिए कि ओवरव्यू सिर्फ यहाँ तक सिर्फ एंड होता है, सिर्फ ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अकाउंट्स की बेस पर किसकी नीड क्यों टॉपिक की फील होती है कि इस टॉपिक को अलग से स्टडी करने की, इनको करंट के साथ क्यों नहीं हमने स्टडी कर लिया, सिर्फ इस वीडियो में यहाँ तक। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे यहीं से कि इन लॉन्ग टर्म एसेट्स में जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं इनकी ट्रीटमेंट आगे कैसे होनी चाहिए। फिर हमारे पास मेथड्स कौन से अवेलेबल है उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उन मेथड्स की वन बाय वन हम एग्जांपल भी कोई क्या डिस्कस कर लेंगे ताकि वो क्लियर हो सके। तो टिल द टाइम भी थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।